हाँ हाँ, देखा मैंने। अच्छा, तो आप लोग देखते भी हो? हाँ सर। तो अपलोड किस लिए करते हैं? चलो, मुझे लगा कभी कभार खाली देखते होंगे, बट तो कहो तो फिर अच्छे से अपलोड कर दिया करूँगा, मैं खुद कर दूंगा ना। थंबनेल वंबनेल लगा दूंगा, बाहर से ही देख के पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं। मुझे लगता था खाली फॉर्मेलिटी के तौर पे, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता था मैं। तो सर एक्चुअली हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना कि आज आपने एक्सरसाइज दिया तो मैंने आज ही किया। और मैं तो ऐसे ही, मुझे मेरा याददाश्त थोड़ा कमजोर है, तो मुझे कभी कभी देखना पड़ता है। तो देखो ना, मैं कमजोर याददाश्त एक्चुअली क्या ये करती हूँ होगा। ना, मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है। पहले मैं गाना वाना सुनती थी ट्रैवल करते टाइम, लेकिन अभी मैं वो वीडियोस वगैरह ही देखती रहती हूँ। अच्छा, देखो आपकी याददाश्त जो बता रही है ना, हम्म। आई थिंक आपने मतलब जब 2-3 साल हो गए होंगे आपको पढ़ाई छोड़े हुए ना। सर 7 इयर्स। तो 7 साल में आपने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी हो ना। नहीं, सिर्फ ऑफिस का काम जो भी हाँ, करी। ये ऐसा होता है। तो आपका जो ब्रेन होता है वो आइडल मोड में चला जाता है, फिर वो कुछ करता उरता नहीं है। हम्म। ये मेरे साथ भी था, ठीक है। जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। दीक्षा, देखो, जो छोटे मोटे टॉपिक्स लिखे हैं, तो वाइडली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वी लुकअप, व्हाट इज द वी लुकअप, ठीक है। तो देखो, वी का मतलब होता है वर्टिकल, लुकअप का मतलब होता है लाइक सर्च करना, ढूंढना। तो ये पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ भाई। देखो, जो वी लुकअप देखोगे, एरर हैंडल कैसे करोगे, इफ को इंटीग्रेट करना सीखोगे, डेटा वैलिडेशन का भी आप यहाँ पे सिनेरियो देखोगे, फॉर्मूला एलिमेंट्स लॉकअप करना देखोगे, नेम रेंज यूज करना देखोगे, एच लुकअप भी देखोगे, अप्रोक्सीमेट मैच भी देखोगे। सेम सीट पे लगाना, डिफरेंट सीट में है डेटा उस पे भी लुकअप लगाना देखोगे, अलग वर्कबुक में डेटा है उस पे लगाना देखोगे, डायनामिक लुकअप लगाना देखोगे, हेडर के साथ वो डायनामिकली मूव करेगा अपने आप। कॉलम फंक्शन का देखोगे, रोज फंक्शन के साथ भी देखोगे, यानी कि हम कॉलम्स में जो मेरा कॉलम वाला पैरामीटर है वो हम इसके साथ इंटीग्रेट कराएंगे, मैनुअली नहीं लिखेंगे हम, डायनामिक होगा ये भी। मैच फंक्शंस भी देखोगे, और आप हेल्पर कॉलम का यूज करके भी देखोगे, ठीक है। चूज फंक्शन के साथ भी देखोगे। लोग कहते हैं कि जो मेरा वी लुकअप है वो रिवर्स में नहीं चलता है। सही बात है, वी लुकअप रिवर्स में नहीं चलता है, लेकिन चूज फंक्शन यूज करोगे तो फिर रिवर्स में भी चला सकोगे उसे, ठीक है। अब देखो, 90% लोग यही कहेंगे कि वी लुकअप कभी भी रिवर्स नहीं चलता है, बट चूज लगा दोगे तो चल जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा आगे। अभी तक जो आपने लेफ्ट राइट मिड स्ट्रिंग फंक्शंस देखे हो उसके साथ भी देखोगे आप यहाँ पे, ट्रिम फंक्शन का भी देखोगे आपने, और स्पेस स्पेस हैंडल करना देखोगे, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मैच वाला केस देखोगे, तीन टेबल पे भी लुकअप लगाना देखोगे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कुछ पॉइंट्स है, इतने सारे सिचुएशंस आप देखने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपके लिए एक टेबल्स है, बना बनाया डेटा है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे लिखा है वी लुकअप मीन्स वर्टिकल, एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल। ये नहीं डेटा को यूज करेंगे, ये इनवॉइस वाला डेटा है भाई। और ये देखो, वर्टिकल डेटा है, वर्टिकल मीन्स कॉलम आपका वर्टिकली स्टैंड आउट है। और यहाँ पर आपका जो कॉलम है, वर्टिकल का मतलब कि बुमरैंग ऐसे है, बुमरैंग का डेटा वर्टिकल है भाई, पार्ट नंबर का डेटा वर्टिकल है, बट एच लुकअप में पार्ट नंबर का डेटा हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है। तो इसमें भी लुकअप लगाओगे, इसमें एच लुकअप लगेगा। जो लुकअप लगेगा हमेशा सोर्स ऑफ डेटा के कॉन्टेक्स्ट में लगेगा, आगे उसे मैं बताऊंगा। ये कमीशन वाला टेबल है, ये टैक्स टैक्स रेट वाला टेबल है। अब यहां से मेरा शुरू होता है, ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है तो देखो, यहाँ पे, यहाँ पर आपका जो डेटा दिया गया है, और देखो ना, हर एक के आगे ना छोटा सा डिस्क्रिप्शंस लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पे देखो, बुमरैंग दिया गया है बेलेन, और
प्राइस लेके आनी है इस टेबल से। ये टेबल है आपका, यहाँ पे बूमरैंग और प्राइस दी गई है। तो देखो वी लुकअप आप लिखते कैसे हो भाई? वी लुकअप आपने लिखा, ये आपकी लुकअप वैल्यू हो गई। टेबल एरे बोल रहा है, तो देखो जो बेलेन है ना, ये इस वाले कॉलम में मिलेगा बूमरैंग में। तो ये वाले का सिलेक्शन हमेशा ना शुरुआत वाला होना चाहिए। शुरुआत वाला अगर देखो ये बूमरैंग इस कॉलम में होता तो हम सिलेक्शन टेबल रेंज यहां से करते, यहां से इसे छोड़ देते। जिसे सर्च करे वो खुद पहला होना चाहिए। तो ये अपने पहला यहां से हो रहा है, तो यहां सर्च करा मैंने। ठीक है, यानी A5 से लेके D12 तक है। नेम मैनेजर लगा रखा है इसने, इसने नाम वी टेबल लिख रखा है। ठीक है, अभी इसे हटा दूंगा मैं, कोई नहीं। तो प्राइस के लिए होगा कॉलम नंबर 4। देखो कॉलम नंबर 4 ना, जो आपने रेंज सेलेक्ट करा है वहां से काउंट करना शुरू करोगे। मेरा सिलेक्शन से यहां से हो रहा है, तो यहीं से काउंट होना शुरू होगा। कॉलम नंबर 1 होगा, ये होगा कॉलम नंबर 2, ये होगा कॉलम नंबर 3 एंड दैट्स कॉलम नंबर 4। तो ये देखो जो यहाँ पे बताता है हिंट के तौर पे कि कॉलम इंडेक्स नंबर दोगे तो 4। ये देखो रेंज लुकअप है, हमेशा 0 लिखना। आगे समझ में आएगी मैं 0 क्यों बोल रहा हूं, अभी नहीं समझ में आएगा। फॉल्स लिखो चाहे 0 लिखो, एक ही बात है। तो देखो बेलन का प्राइस बता रहा है 26.95 एंड अगर मैं यहाँ पर सनसेट लिख दूं या क्वाड लिख दूं तो ये प्राइस अपने आप सनसेट का हो जाएगा। तो देखो सनसेट जब आप लिख रहे हो तो सनसेट की प्राइस 18, अच्छा सनसाइन है भाई, सॉरी ये है सनसेट, तो 20.95 है इसकी प्राइस है। व्यू टेबल करके था, तो नेम मैनेजर हटा दूं अभी के लिए मैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये भी टेबल नहीं होगा भाई, ये मेरा रेंज होगा प्रॉपर। हेडर ले सकते हो नहीं ले सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखने का मन करे तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला टेक्स्ट से आप फॉर्मूला रीडेबल मोड में देख पाओगे। अब यहाँ पर यूनिट दे रखा है, तो बोल रहा है कि एक यूनिट का प्राइस इतना है, तो 3 यूनिट्स का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप सिंपली। ठीक है, सिमिलरली अगर क्वाड कहोगे तो क्वाड का देखोगे तो भाई 35.95 है, तो क्वाड लिखोगे तो अपने आप ही ये कैलकुलेट होकर नई प्राइस मिल जाएगी आपको। क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? जो देखो इसमें मैंने 0 लिखा है ना, वो एग्जैक्ट मैच के लिए लिखा है। ये एग्जैक्ट मैच का मतलब 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एकदम बेसिक है, यहां समझ में आना चाहिए आप लोगों को। डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे बगल बगल में मैंने नोट्स लिख रखा है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बोलता रहूंगा हमेशा। तो ध्यान से सुनोगे तो इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, कुछ है भी नहीं कोई खास, बट लिख रखा है। नाउ अगला देखो आप, यहाँ पे भाई ये एरर हैंडलर है। देखो एरर हैंडलर मेरा यहाँ पे 3 टाइप का एरर हैंडलर है भाई। देखो मैं यहाँ पे लुकअप लगा रहा हूँ, इसकी प्राइस मुझे लेके आनी है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेलन के लिए, एक बार लिखा आपने, और मैं यहाँ पर, ये मेरा रेंज है। अब अगला पैरामीटर क्या होगा स्वाति? सॉरी, सर हम प्राइस निकाल रहे हैं ना, हाँ तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे प्राइस का जो कॉलम है। 4 लिखा आपने, 0
जीरो। तो देखो ये हैश एन आ गया, हैश एन का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। देखो ओके। रीजन क्या है, यहाँ पे लिखा है आपने बेलेन। हाँ, ये हमने नेम स्पेलिंग गलत है, हाँ, नहीं लिया इसीलिए। तो कुछ भी होगा, ये नेम स्पेलिंग्स अगर गलत है तो ये तो यही सर्च करेगा, उसे मिलेगा नहीं कहीं पे, तो वो कह देगा हैश एन इट मीन्स नॉट फाउंड या नॉट अवेलेबल। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। तो इसे आप हैंडल कैसे करोगे? अब आप तो मतलब MIS एक्सपर्ट हो, आपको ये बात समझ में तो आएगी हैश एन का मतलब क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट कोई दूसरा होगा जो आपके इस रिपोर्ट को यूज कर रहा होगा एज अ टेम्पलेट या कह लो रिपोर्ट्स। अब हैश एन उसे ये चीज़ नहीं समझ में आएगी भाई हैश एन क्यों आ गया। तो आप इसे इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब मैनेज करोगे कि ये उसे समझ में आए। तो देखो आप लिखोगे, आप एक मैसेज दे दो। तो देखो दो टाइप के एरर हैंडलर होते हैं, वैसे एक और है, तीन टाइप के एरर हैंडलर होते हैं। तो देखो एरर हैंडलर में इफ एरर एक होता है, इफ एरर। तो देखो यह है वैल्यूज और यह है वैल्यूज इफ एरर। ठीक है, तो वैल्यू में अगर ये लुकअप सही से वैल्यू दे देगा तो ठीक है, वही वैल्यू आएगी। अगर इस वैल्यू नहीं दे पाया, ये एरर आ गई, तो आपने यहाँ पर जो चीजें लिखोगे वो चीज होगा। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं नॉट इन डेटा, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब देखो काम किस तरीके से करेगा। जैसे ही यहाँ पे गलत लिखा वो बोल देगा भाई कि ये मेरे डेटा में ही अवेलेबल नहीं है, तो यूजर को समझ में आ जाएगा कि कुछ मैंने रिकॉर्ड्स गलत लिखा है, तो वो सही से लिखने की कोशिश करेगा। ये इफ एरर जैसे ट्रू फॉल्स वाला काम कर रहा है ना। लाइक नहीं, अगर हम ये पे नॉट इन डेटा नहीं लिखते तो वो फॉल्स आता। इफ एल्स में आप लॉजिक देते हो, तीन हाँ पैरामीटर होते हैं, पहला लॉजिक हाँ, होगा, फिर उसके बाद होता है ट्रू के केस में ये वाला होगा, फॉल्स के केस में वो वाला होगा। ये वाला होगा। लेकिन इफ एरर में दो ही होता है, एक पैरामीटर होगा भाई कि इफ एरर लिखा आपने, पैरामीटर में होगा कि अगर ये मेरा, देखो यहाँ पे आपने लिखे हो इफ एरर, चलो यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ मैं। ये वैल्यू है, अगर वैल्यू आ गया तो वही वैल्यू छाप देगा जो वैल्यू आनी चाहिए। अगर कोई एरर आ गई तब ये फिर एरर में जो चीज आपने लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होगा, उस केस में एरर आने पर ही ये एग्जीक्यूट होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ सर, अब क्लियर है। चलो ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुमार लिख दूं, तो कुमार है ही नहीं उसमें, तो बता देगा नॉट इन डेटा। ठीक है, तो यूजर अपना सही करेगा एंड टोटल में वो चीजें लिखेगा, इसका मल्टीप्लाई भाई इससे। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला जो एक एरर हैंडलर है उसका नाम है इफ एन। ठीक है, देखो जो मेरा इफ एन है ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 में। अगर आप एक्सेल 2016 वाला चला रहे हो तो आप इफ एन मिलेगा। अगर उससे पहले वाला कोई एक्सेल होगा लाइक 2013 वाला हो, 2007 वाला हो, तो उसमें इफ एन नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ एरर इफ एन सिमिलर है। देखो यहाँ पे मैं बेलन लिख के दिखा रहा हूँ आपको, मैं बेलन लिखा आपने। तो देखो इफ एन क्या काम करता है, ये भी वैसा ही है, वैल्यू इफ एन। ठीक है, कहीं लिखूं, मैं कहाँ लिखूं यार, चलो लिखता हूं मैं यहीं पे। इफ एन वैल्यू, वैल्यू अंडर स्कोर इफ अंडर स्कोर एन।
ठीक है। इफ एरर में वैल्यू है, इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इनके सिंटैक्स के वर्डिंग में ना आपको बहुत बातें समझने वाली होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। मैं पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि ये कह रहे हैं मेरे से। ठीक है, देखो ये लिखा है इफ एन ए में लिखा है वैल्यू, और इफ एन ए लिखा है, ठीक है। और नीचे वाले में लिखा है वैल्यू इफ एरर, ठीक है। दोनों का में बात में फर्क है, दोनों में दो पैरामीटर हैं। इफ एन ए में पहले वैल्यू है, फिर वैल्यू इफ एन ए है, नीचे वाले में वैल्यू इफ एरर है। तो देखो इफ एन ए खाली इफ एन ए वाले केस में काम करेगा, दूसरा कोई एरर आएगा तो ये उसके बस की बात नहीं हैंडल करना। ये इफ एरर है ना, हर तरीके के एरर को हैंडल कर लेगा, चाहे किसी भी तरीके का एरर आए। तो आपको लगेगा एक बात कि हम इफ एरर यूज करेंगे, हर तरीके का एरर आए हैंडल हो जाएगा, ये काफी हद तक सही भी बात है। बट कुछ केस में ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। अभी समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं इसमें अपनी इफ एन ए लगाया, बढ़िया काम करा, ठीक है। अब इसमें देखो इफ एन ए लगा रहा हूं मैं, इफ एन ए लिखा हमने। अरे पहले भी लुकअप तो लगाओ, ठीक है। अब जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लगाओ। अब मैं आपको बिगिनर मान के चलता हूँ, इसलिए मैं आपके तरीके से लगाता हूँ, इजी इजी तरीके से एकदम। तो कॉलम नंबर 4 लिखा आपने एंड 0 लिखा। अब देखो ये बेलेन है, हैश एन ए है, ठीक है भाई। अवेलेबल नहीं तो मैं इसमें इफ एन ए लिख देता हूं मैं, और मैं लिख दूंगा नॉट इन डेटा। डबल कोट के अंदर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये टेक्स्ट है, ठीक है। यही काम ये भी कर रहा है, यही काम ये भी कर रहा है। अब मैंने इसमें बेलेन में डबल एल करता हूं तो मुझे वैल्यू दे रहा है। ये दोनों अभी तक सेम सेम लग रहे हैं ना, दोनों सेम तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। मिल रहा है तो ठीक है, एरर आ रही है तो मैसेज दे रहा है, ठीक है। इतना तक, यहां तक सही ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? नहीं सर। चलो, अब देखो मैं इसमें एक गलती करता हूं। मैं इसमें कॉलम नंबर गलती से 4 के बजाय मैं 8 डाल देता हूं मैं। आपने जितना सिलेक्शंस लिया है इसमें कॉलम 8 है ही नहीं, 4 ही कॉलम है भाई, उसे 8 कहां से बताओगे आप, है ना? अरे ये जो आपकी रेंज है A5 से लेकर D12 तक भाई, 4 ही तो कॉलम हुए ना। अब कहोगे कि इस रेंज में से 8वें कॉलम की वैल्यू लेके आए, 4 ही कॉलम है, 8वें कॉलम की वैल्यू कहां से लाएगा वो? नहीं ला पाएगा ना। नहीं। तो अब इफ है ने जो है ये फेल हो गया, ये बता दिया कि उसमें रेफरेंशियल एरर है। हैश ने एरर आता तो ये वाला एग्जीक्यूट होता, नॉट इन डेटा लिखता, लेकिन ये एरर कोई दूसरा एरर आ गया इफ एन ए के बजाय। तो ये एरर खाली इफ एन ए को हैंडल करेगा। अब इसमें चलो, इसमें भी वही काम करते हैं, इसमें भी हम 8 कर देते हैं। ये ना अभी भी ये दे देगा नॉट इन डेटा, क्योंकि हर तरीके के एरर को ये हैंडल करेगा। तो नॉट इन डेटा देगा चाहे किसी भी टाइप का एरर आ जाए। तो देखो ये नॉट इन डेटा बता रहा है, जबकि अपने फॉर्मूला ही गलत लगाया है। तो अल्टीमेटली देखो, आप अगर स्मार्ट बनोगे तो आप यूज करोगे इफ एन ए। इफ एन ए मैं इसलिए यूज करने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि अगर फॉर्मूला आपने गलत लिखा है, एरर आएगी तभी तो पता लगेगा कि कुछ ना कुछ मेरे फॉर्मूला में ही गड़बड़ी है। बेबी, लो लो ये खाना लो, उठो। बिछाने के लिए रुको, दे रही हूँ। अरे इंटरनेट चला गया।
चलो अब एक और एग्जांपल शो कर रहा मैं आपके लिए कि यहाँ पे इफ एरर में मैंने अगर 2 से डिवाइड करूं जीरो को, सॉरी उल्टा बोलो, चलो मैं बाद में खाऊंगी। 2 डिवाइडेड बाई जीरो यानी कि 2 को मैं जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर आएगा ना, कुछ चाहिए तो बताना। इनवैलिड इनपुट। मैं ये लिख देता हूं कि अगर एरर आएगा तो ये मुझे छाप के देगा। आपको पता है 2 में जीरो से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट चला जाएगा भाई, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पे अगर डिवाइड करके दिखाऊं 2 को जीरो से डिवाइड करोगे तो यही आएगा ना, डिवीजन नॉट बाई जीरो नॉट पॉसिबल। नॉट लगाना, एक्सक्लेमेशन मीन्स नॉट होता है। यस। आप उसी में नहीं करना चाहते हो, ये मैंने डायरेक्टली उसके अंदर भर दिया था। अब अगर यही काम मैं इससे करवाऊं इफ एन से, और मैं इसे कह दूं इनवैलिड इनपुट्स, ये अब यहाँ पे क्या देगा आप बताइएगा स्वाति। ये तो वही ले रहा है ना 2/0 ही। आंसर इसका क्या आएगा? हाँ 2 डिवाइडेड बाई जीरो ही ले रहा है ये। हाँ तो ये भी इनवैलिड इनपुट ही आएगा ना सर। देखो मैंने बताया कि जो इफ एन है ना खाली हैश ने वाली एरर को हैंडल करेगा। ये कौन सी एरर है? डिवीजन बाई जीरो नॉट पॉसिबल। तो ये हैश ने वाली एरर थोड़े ना है, तो ये एरर दे देगा आपको, वही वाला एरर देगा जो एरर आ रहा है। ओके। ठीक है, तो देखो डिवीजन नॉट बाई जीरो कर दिया, और यहाँ पे आप यूज कर रही हो इफ एरर, तो इफ एरर इस एरर को भी सप्रेस कर देगा और यही मैसेज दे देगा। तो मैंने देखो कोई बात बता रहा हूं मैं कि इफ एरर कहाँ यूज करोगे, कहाँ इफ एन यूज करोगे, जहां पे आपको लगेगा कि यार मेरे से गलती हो सकी होगी फॉर्मूला लिखने में या कुछ ऐसे में, तो मैं उसे फिक्स कर लूं। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला लिखा गलत है और आप इफ एरर लिख रहे हो तो उसको भी वो सप्रेस कर देगा, एरर ही नहीं आने देगा। आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे फॉर्मूला में रेफरेंस गलत है या क्वेश्चन ही गलत उसे भेज रही हूं मैं, तो फिक्स कैसे करोगी आप? ठीक है, तो एरर आना भी जरूरी है आपके लिए। क्लियर या नहीं क्लियर? यस सर। यस सर तो बोल रही हो, नहीं क्लियर होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके। क्लियर है। अच्छा क्लियर है, चलो ठीक है। तो देखो 2016 से पहले हमारे पास जब इफ एन नहीं था तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, उसका नाम है इज एन ए। इज एन ए देखो काम कैसे करता है। इज एन ए देखो, इज एन ए में वैल्यू बता रहा है, ठीक है। ये आपको बताएगा कि अगर वी लुकअप से ना वैल्यू आ गई तो बोले, चाहे कोई भी हो, नॉट ओनली अबाउट वी लुकअप, किसी भी फॉर्मूला से अगर हैश रहने वाली वैल्यू, अगर हैश नहीं आ रही तो बोलेगा ट्रू, हैश ने नहीं आया तो बोलेगा फॉल्स। हैश ने नहीं आया इट मीन्स कि उससे वैल्यू आ गई है ना। अरे भाई हैश ने एरर आएगा तभी तो ट्रू होगा ना। इज का यस। मतलब इंग्लिश में ये होता है ना कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हैश ने आया क्या, तो जब हैश ने आएगा तभी तो ये ट्रू होगा। अगर वैल्यू आ गई तो हैश ने फॉल्स होगा कि हैश ने नहीं आया। नहीं समझ में आ रही तो चलो वी लुकअप लगा के दिखा रहा मैं। वी लुकअप लिखा आपने, ये देखो थोड़ा सा चैलेंजिंग पढ़ने वाला है तो इसकी प्रैक्टिस करना, घबराना मत, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से बताऊंगा मैं। कॉलम नंबर 4 लिखा और आपने 0 लिखा, तो देखो यहाँ पे बेलियन लिखा है आपने, तो ये हैश ने आ चुका है।
अगर मैं इसे बेलेन कर दूं तो अब ये वैल्यू आ गई, बात समझिएगा। तो ये वी लुकअप है, हैश ने आया और मैं इसे इज एन के अंदर भर दूं। तो देखो ये ट्रू बोल रहा है, क्योंकि ये बेलेन लिखा है आपने, तो हैश ने आ जाएगा ना। तो हैश ने का एरर आएगा तो ट्रू बोलेगा। अगर हैश ने की एरर नहीं आई, यानी कि सही से वैल्यू आ रही होगी, तो वो फॉल्स हो गया। यहां तक समझ में आई बात? यस सर। चलो, तो मैं इसे ये बात बोलूंगा, इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स। मैं बोलूंगा कि देखो भाई, इफ लिखो, अगर एरर, मैं इसे बोला, ये वाली मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में मैं कहूंगा कि भाई देखो, अगर ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया यानी कि वैल्यू आ गई, तो उस केस में वी लुकअप लगा दो। वी लुकअप लगा देना है इससे फॉल्स के केस में। तो ये लास्ट कंडीशन लिखा जाएगा ना? पहला लॉजिक हो गया ना मैडम, ये पहले इतना तो लॉजिक होगा, अगर ट्रू होगा तो ये होगा, तो फॉल्स वाला लिखा जाएगा, तो लास्ट में लिखा जाएगा ना ये वी लुकअप। उसके बीच में एरर आएगा, वो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना। ये उल्टा चलता है ना दीक्षा। हाँ उल्टा चल रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। अगर इफ ये कंडीशन हाँ ट्रू, हाँ हाँ, सही सही बोल रही, सही बोल रही है। अब इतना वी लुकअप लिख दिया है, तो ये वाले पैरामीटर करके उसे आगे लिख दूंगा, कोई नहीं। और ये दूसरा पैरामीटर सही बोल रहे, मैंने लिख दूंगा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड या इनवैलिड डेटा, यहाँ ठीक है। पे दो ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा ना कि दो होगा? तो वो खुद ही लगा लेगा ब्रैकेट, नॉट ठीक है। फाउंड के पहले जो ब्रैकेट है वो एक ही रहेगा ना कि दो रहेगा, एक रहेगा? अरे, एक तो वी लुकअप का ब्रैकेट हो गया, एक इफ एन ए का नहीं होगा क्या ब्रैकेट? ई जाने वाला है, अच्छा ओके। हाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा, ये वाला यहाँ पे है। तो तीनों यहाँ पे आप यूज कर सकोगे, आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। देखो इज एन ए कोई नहीं यूज करता आज के समय में, ठीक है। इसे 3 बार लिखना होता है, इफ एन ए यूज कर ले। बट मैंने देखा है लोग 99% लोग ना इफ एरर ही हर जगह लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आप वाइजली लगाओ, कहाँ इफ एरर लगाना चाहिए, कहाँ इफ एन ए लगाना चाहिए। अब इज एन ए कोई नहीं यूज करता है, अगर आप यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं यूज कर रहे हो तो इफ एन ए लगाओ, ज्यादा इजी होगा आपके लिए। चलो, अब देखो यहाँ पर टाइपिंग एरर होने के चांसेस थे। तो जैसे नॉट फाउंड हो गया, जैसे सनसेट है भाई, सनसेट ऐसे लिखा है, और अगर गलती से किसी में हाइफन भी लगा है, जैसे ट्राई फ्लाई में हाइफन लगा है 11 नंबर वाला, देखो। अब अगर कोई गलती से टाइपो एरर कर रहा है, तो उस चीज को हम हैंडल करें। अगर वो हाइफन अगर भूल जाएगा, तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे। तो ना, अब पिक्चर में आता है डेटा वैलिडेशन। तो चलो वी लुकअप लगाते हैं। कॉलम नंबर 4 एंड 0 लिख दिया आपने। अब देखो गलती से अगर इसमें अगर बेलन लिख रहा है कोई, अगर वो गलत एंट्री भेजे, तो ये एंट्री ही गलत नहीं जाने दूंगा मैं। तो ये मेरा फॉर्मूला काम करेगा। तो क्या करोगे यहाँ पे, अल्ट डीएल करो, डेटा वैलिडेशन लगाओ, शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है।
लिस्ट ले लो भाई, और जाके वो सारे जो डेटा उसे सेलेक्ट कर लो आप। इसे आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखो नेम मैनेजर बना है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडर तक। चलो हेडर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो A4 से A12 है, ठीक है भाई, ओके कर दो। अब इसमें वो गलत लिख ही नहीं सकता। अब जैसे सपोज मान लो मैं लिखता हूँ क्वाड, देगा। अब अगर मैं बेलन लिखने की कोशिश करूँ गलत वाला ना, तो वो लिखना ही नहीं देगा मुझे, मना करेगा, या तो कहेगा कि यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लो बेलन। तो आप वैलिडेशन लगा दोगे तो गलत एंट्री ही नहीं जाएगी आपकी। क्लियर ना स्वाति? यस सर। देखो अगेन कहता हूं कि बातें ध्यान से सुनिएगा। हैश एने के केस में इफ एने और इज एने चलेंगे, इफ एरर सब जगह चलेगा। जैसे मैंने डिवीजन बाय नॉट लगाया, अब जैसे देखो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप चाहोगे कि भाई जब ये टेक्सचुअल वैल्यू आ जाए तो ये एरर कुछ ऐसा आना चाहिए मीनिंगफुल वैल्यू। ये क्या है, इसे कौन क्या समझेगा, टेक्निकल पर्सन तो समझ सकेगा। तो यहाँ पे इफ एरर लगाओगे, यहाँ पे इज एने इफ एने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हैश एने वाली एरर नहीं, ये वैल्यू एरर है। वैल्यू एरर का मतलब कि जो वैल्यू इसमें प्रोसेस हो रही है उसमें गड़बड़ी है, नंबर को टेक्स्ट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप। तो मैं यहाँ पे इफ एरर यूज कर दूंगा मैं, और लिख दूंगा मैं, जीरो लिख दूंगा मैं, या डबल कोट के अंदर ब्लैंक ब्लैंक लिख दूं या हाइफन लिख दूं। तो जब एरर आएगा तो ये छपेगा, वैल्यू सही रहेगी तो सही छपेगा। तो ये कॉलम नंबर 4 कर देता हूं मैं, 8 कर दिया था मैंने, ठीक है। चलो डेटा वैलिडेशन तक समझ में आया। अब देखो अभी तक हम जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम बार बार आके इस रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां से यहां तक ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं लुकअप में। तो हम चाहते हैं ना कि हमें ऐसा ना करना पड़े, तो हम क्या काम करेंगे, इसका एक नाम दे देंगे। भाई इतना रेंज मैंने सिलेक्ट करा। नेम मैनेजर मैंने बताया या नहीं बताया आप लोगों को? आई थिंक बताया मैंने नेम मैनेजर ना, कंट्रोल के साथ F3। इसका स्कोप शीट 1 पे रहेगा, शीट 2 पे रहेगा, मुझे लगता है मैंने बताया हुआ है। नहीं देखो नहीं मैनेजर बताया तो, नहीं बताया, इस लेक्चर में क्लास में नहीं बताया आई थिंक। अच्छा चलो याद आएगा तो बता देना, नहीं होगा तो कोई नहीं, बता दूंगा। देखो जितना आपने रेंज सेलेक्ट करा है ना, उसका आप एक नाम रख दो, ठीक है। फॉर्मूला टैब के अंदर मिलता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F3, ठीक है। कॉपी में लिखा करो, ठीक है, ये बातें आपको हेल्प करेंगी। तो आप चाहो मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करके बनाओ, चाहे एक कॉलम को, चाहे एक सेल को, चाहे जितने सेल को मन करे उतने उतने सेल को लेके बना सकोगे आप, ठीक है। तो देखो मैंने इतना सेलेक्ट करा है पहले, तो न्यू पर गया मैंने, और इसका नाम रख दो। तो मैं इसका नाम रखता हूँ वी टेबल, पूरी टेबल है तो मैं इसका नाम रखता हूँ वी टेबल। दूसरा कुछ मन करे तो आप दूसरा कुछ रखना। देखो जो स्कोप है, स्कोप में बाय डिफॉल्ट वर्कबुक है, तो वी टेबल नाम को ना आप किसी भी वर्कशीट पर यूज कर पाओगे, एंटायर वर्कबुक ऑन दिस वर्कबुक। इस शीट का नाम है एग्जैक्ट। किसी जैसे मैं एग्जैक्ट कहता हूं तो इस वी टेबल का नाम खाली इसी शीट पर एक्सेसिबल होगा। अगर मैं कह दूं टेबल्स, तो इसका एक्सेस खाली टेबल वाली शीट पर होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। तो मैं एग्जैक्ट पर रखता हूं मैं, और मैं ओके करता हूं। तो देखो मैं बोल क्या रहा था, चलो मैं टेबल पर जाता हूं मैं,
उसका नाम देखो मैंने वी टेबल रखा है, तो मैं काउंटा कह दूं कि उस रेंज में काउंट करके बताओ टोटल कितने वैल्यूज हैं, कितने नंबर्स हैं। तो देखो वी टेबल लिख रहा है तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसका एक्सेस यहाँ पर है ही नहीं, उसका एक्सेस आपने खाली उसी सीट पर दे रखा, तो ये यहाँ पर नहीं लेगा। ठीक है, अब मुझे बार बार उस रेंज को सिलेक्ट करने की जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वी टेबल लिख दूंगा पूरा रेंज का नाम लिखने की जगह पे। तो चलो लगाते हैं वी लुकअप। ये लिया आपने टेबल एरे, जो रेंज सेलेक्ट करा था उसका नाम दिया मैंने वी टेबल। देखो नाम आने लगा है और जो टेबल के जैसा बना हुआ है, मच्छर। तो आपको ये बात पता लगेगी कि भाई ये नेम मैनेजर से नाम आ रहा है। वी टेबल कॉलम नंबर 4 लिखोगे जैसे करते थे वैसे, और लास्ट में फॉल्स लिखोगे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। ठीक है, इसे बदल के देखो सही से वैल्यू का आउटपुट आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? सर ये वाला फिर एक बार रिपीट कीजिए, रेंज वाला। उस रेंज का नाम आपने वी टेबल लिख बना रखा है ना? हाँ। तो वी टेबल लिखो, चाहे ये वाला रेंज जाके सिलेक्ट करिएगा, जो रेंज है इसी रेंज को पहले सिलेक्ट करती थी आपने ना? हाँ। तो अब ये रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको ऊपर आना पड़ा ना? हाँ, तो हम भी टेबल करके रखेंगे तो नहीं आना पड़ रहा हाँ, है ये। नाम उसका बना दोगे तो कहीं पे भी रहोगे तो भाग भाग के यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अगर मैं रेंज बढ़ा चलता लूंगा है तो थोड़ी देर चाहे और ऐसे टहल लिखो, लेना, चाहे दस उसका पंद्रह टेबल मिनट कर दो। ठीक है, अच्छा काट काट के अभी एक चलो मारा। देखो वो तो यहाँ पे क्या है, ये VLOOKUP लगा रहे हैं हम। ठीक है, और नहीं है। इसे देखोगे समझ जाओगे। VLOOKUP लगाया है मैंने, इसमें क्या करता था, यहाँ पे यूनिट है इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे करते थे, वहां पे और यहाँ पर हम सीधा VLOOKUP लगा रहे हैं प्लेस पे चढ़ और जाओ। डायरेक्टली मल्टीप्लाई जो 3 यूनिट का ना B33 उसको यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो लुकअप लगने के बाद जो रेट आएगा उससे जो 3 से मल्टीप्लाई होके मुझे एक ही सेल में वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? नहीं। चलो, देखना बेटा गिरना मत। कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना किसी को? चलो छोड़ो, जाने दो, ये लुकअप कल बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई। इतना ही कर लेना रिवाइज। ठीक है, ओके सर। मैं जो चीजें शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को अभी, ऐसे करिए। कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछना।